फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं समाजशास्त्र में हमारा अगला टॉपिक, जो कि है सामाजिकरण से क्या आशय है और इसकी विशेषता। ओके, तो पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ने वाले हैं, फिर हम पढ़ेंगे सामाजिकरण का अर्थ, फिर सामाजिकरण की परिभाषा, सामाजिकरण की विशेषता, सामाजिकरण की प्रक्रिया के स्तर, और इसके बाद हम पढ़ेंगे सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण यानी कि साधन। ओके, तो ये सब टॉपिक जो है वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो कि है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या है? तो प्रस्तावना सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है। मतलब सामाजिकरण क्या, एक प्रक्रिया है जो क्या करती है, नवजात मतलब ऐसा शिशु जो कि अभी अभी जन्मा हो, ठीक है, उसको क्या करती है, एक सामाजिक प्राणी बनाती है। इस प्रक्रिया के अभाव में, मतलब अगर ये प्रक्रिया नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति जो है वो सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता। ठीक है, इसी व्यवस्था से, मतलब ये जो अवस्था है ना, प्रक्रिया सामाजिकरण, इसी से जो है व्यक्ति क्या करता है, विकास करता है। ओके, आगे है हमारा अर्थ। सामाजिकरण का क्या अर्थ है? तो सामाजिकरण के अर्थ की बात करें तो मनुष्य को सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने वाली विकास की इसी प्रक्रिया को हम सामाजिकरण कहते हैं। मतलब सामाजिकरण हम किसे कहते हैं? तो जो मनुष्य को जो सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने वाली जो विकास की प्रक्रिया होती है उसे हम सामाजिकरण कहते हैं। सामाजिकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो समाज को स्थायी बनाने के साथ साथ संस्कृति को भी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण करती है। मतलब क्या करती है, सामाजिकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो क्या करती है, समाज को स्थायी बनाने रखने के साथ साथ संस्कृति को, मतलब जो हमारी संस्कृति है उसको भी क्या करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्थानांतरित करती है। ओके, तो ये थे हमारे 2 पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे हमारा 3rd पॉइंट, जो कि है सामाजिकरण। सामाजिकरण की परिभाषा है। तो सामाजिकरण की परिभाषा में सबसे पहले हम देखेंगे प्रोफेसर जॉनसन के अनुसार। ये क्या कहते हैं, सामाजिकरण एक प्रकार का सिखाना है जो सीखने वालों को सामाजिक कार्य करने के योग बनाता है। मतलब कि सामाजिकरण क्या है, एक प्रकार का सिखाना है जो कि क्या करता है, जो सीखने वालों को सामाजिक कार्य करने के योग बनाता है। ठीक है, मतलब वो सामाजिक कार्य कर पाए इस योग जो है बनाता है। ओके, इसके बाद हमारी अगली है ग्रीन के अनुसार क्या है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषता, आत्मपन एवं व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। मतलब सामाजिकरण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा क्या करता है, सांस्कृतिक विशेषताओं को, अपनापन एवं व्यक्तित्व को जो है प्राप्त करता है। ओके, अब आता है हमारा 4th पॉइंट, जो कि है सामाजिकरण की विशेषताएं। सामाजिकरण की जो है विशेषताएं क्या है ना? तो सबसे पहला है हमारा आजीवन जारी रहने वाली प्रक्रिया। आजीवन, ठीक है, आजीवन जारी रहने वाली प्रक्रिया। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया शिशु के जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। मतलब कि सामाजिकरण कब से प्रारंभ हो जाता है, जब तक कि शिशु का जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। गृह वैज्ञानिकों की मान्यता है कि इस प्रक्रिया का प्रारंभ तब हो जाता है जब शिशु माता के गर्भ में रहता है। इस प्रकार सामाजिकरण की प्रक्रिया अचैतन्य रूप से शिशु के जन्म से पूर्व और चैतन्य रूप से शिशु के जन्म के पश्चात मृत्यु तक जारी रहती है। मतलब कि ये सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है ये कब से जारी रहती है, तब तक जारी रहती है जब तक बच्चा जो है जन्म लेता है और जब तक कि वो मर नहीं जाता, उसकी मृत्यु तक जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वो जारी रहती है। ओके, इसके बाद आता है हमारा 2nd पॉइंट, जो कि है सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया। सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया में क्या है, तो व्यक्ति के जीवन का प्रत्येक दिन नवीन अनुभव वो से जुड़ा रहता है। मतलब व्यक्ति का जो जीवन है वो प्रतिदिन वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, इसके साथ व्यक्ति का सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। अतः सामाजिकरण एक निर्वृत्त प्रक्रिया है। मतलब कि उन्होंने क्या किया, सतत जारी रहने वाली, मतलब हमेशा जारी रहने वाली प्रक्रिया जो है वो है सामाजिकरण, क्योंकि ये हमेशा जो है जारी रहती है। ओके, इसके बाद आता है सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है। बालका से ही बालक देखने, सुनने, समझने तथा कार्य करने के
गुणों के आधार पर समाज में प्रचलित आदर्श व्यवहारों को सीखता है तथा उन्हें आदतों के रूप में लाता है। अतः सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंधित है। मतलब इन्होंने क्या कहा कि जो सामाजिकरण है वो क्या है, सीखने की प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं और जो भी समझते हैं उनको क्या करते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं, फिर उन्हें आदत बना लेते हैं। इस प्रकार सामाजिकरण क्या है, एक सीखने की प्रक्रिया है। ओके, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है द्विपक्षीय प्रक्रिया। सामाजिकरण की प्रक्रिया में सीखने वाले तथा सिखाने वाले दोनों ही पक्षों का होना आवश्यक है। मतलब इसमें क्या है, दोनों ही पक्ष, एक तो सीखने वाला और एक सिखाने वाला, ये दोनों ही क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। इनमें से किसी एक की अनुपस्थिति में सामाजिकरण संभव नहीं। मतलब यदि अगर सिखाने वाला नहीं है तो सीखने वाला क्या ही सीखेगा, और अगर सिखाने वाला है लेकिन सीखने वाला नहीं है तो क्या ही करेगा वो। ठीक है, तो इस प्रकार इन दोनों की ही उपस्थिति जो है वो आवश्यक है सामाजिकरण के लिए। अगर ये दोनों ही इन दोनों में से कोई एक अनुपस्थित है तो सामाजिकरण जो है वो संभव नहीं होगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि पूर्ण सामाजिकरण काल्पनिक है। सामाजिकरण तो एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं को समाज के अन्य व्यक्तियों के समान बतलाता है। कल्पना लोक में सामाजिकरण एक लक्ष्य व्यक्ति और समाज के मध्य पूर्ण समन्वय उत्पन्न करना है, यथार्थ जगत में ऐसा होना असंभव है। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या किया कि पूर्ण तरीके से सामाजिकरण होना ये क्या है, कल्पना मात्र है। ओके, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है सामाजिकरण के अनेक माध्यम। यह नहीं माना जाना चाहिए कि सामाजिकरण का कार्य मात्र परिवार द्वारा ही किया जाता है। अन्य अनेक समूह द्वारा, जैसे पड़ोसी, खेलकूद का समूह, विद्यालय, मित्र वर्ग, क्लब, राजनीतिक दल, ठीक है, इन सब के द्वारा भी जो है आदि समूह जिनके संपर्क में प्राय व्यक्ति को आना पड़ता है जो सामाजिकरण कहते हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या किया कि केवल परिवार के माध्यम से ही व्यक्ति का जो है सामाजिकरण नहीं होता, बल्कि वो जहाँ भी जाता है, ठीक है, मतलब अगर खेलने जा रहा है, अगर मित्रों से मिलने जा रहा है, अगर धार्मिक संगठनों में जा रहा है तो वहाँ भी क्या होता है, उसका सामाजिकरण जो है वो होता रहता है। ओके, तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट जिसमें कि हमने पढ़ा सामाजिकरण की विशेषता। अब हम पढ़ेंगे हमारा फिफ्थ पॉइंट जो कि है सामाजिकरण की प्रक्रिया के स्तर। अब ये स्तर कौन कौन से, तो इसके 4 स्तर या फिर 4 अवस्थाएं होती है। ओके, तो सबसे पहली जो अवस्था होती है वो है मौखिक अवस्था। ये मौखिक अवस्था क्या है, तो बच्चों के जीवन की यह पहली अवस्था रहती है। मतलब मौखिक अवस्था क्या है, बच्चों के जीवन की पहली अवस्था है। इस समय बच्चों को सभी आवश्यकताएं केवल शारीरिक एवं मौखिक होती है। इस समय बच्चा परिवार में अपनी माँ के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। भूख, प्यास, ठंड, गर्मी की अनुभूति ही उसकी प्राथमिक समस्याएं होती है। मतलब इन्होंने क्या किया, मौखिक अवस्था। मौखिक अवस्था में क्या कहा, तो ये बच्चे की जीवन की क्या होती है, पहली अवस्था होती है, और इसमें जो है बच्चा अपने माँ के अलावा किसी अतिरिक्त किसी को भी नहीं जानता। ठीक है, तो ये हो गया हमारी मौखिक अवस्था जो कि हमारी पहली अवस्था है सामाजिकरण की प्रक्रिया में। अगला है हमारा सेकंड अवस्था, शोष अवस्था। ये अवस्था क्या है, तो ये सामाजिकरण की दूसरी अवस्था। ये कब से कब तक रहती है, तो 1.5-2 वर्ष से 3-4 वर्ष तक की आयु तक जो है ये वाली अवस्थाएं रहती है। वैसे भिन्न भिन्न परिवारों और समाजों में आयु की भिन्नता पाई जाती है, और बहुत सारे परिवार और बहुत सारे समाज में क्या होती है, आयु की भिन्नता पाई जाती है। इस अवस्था में बालक में प्रेम, स्नेह का विकास होने लगता है एवं बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। मतलब बच्चा क्या है, प्रेम, स्नेह का जो है इन चीज़ों का भी जो है विकास होने लगता है। इस स्तर में बच्चा परिवार के अन्य सदस्यों से घुल मिल जाता है। मतलब पहली वाली अवस्था में केवल माँ के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता, लेकिन दूसरी जब अवस्था आती है तो वो परिवार के जो सदस्य हैं अन्य, उनसे भी क्या होता है, घुल मिल जाता है। इसी अवस्था में बच्चे के व्यक्तित्व के विधिक गुण उत्पन्न होते हैं। ओके, तो ये थी हमारी सेकेंड अवस्था। अब आती है हमारी थर्ड अवस्था। थर्ड अवस्था क्या होती है, बाल्य अवस्था। ये क्या होती है, तो इस अवस्था का प्रारंभ जो है सामान्यतः 3-4 वर्ष की आयु से लेकर 12 या 13 वर्ष की आयु तक रहता है। इस अवस्था के प्रारंभ में बच्चे पूरे परिवार से संबंधित हो जाता है एवं अनेक पारिवारिक कार्यों को करने लगता है। इस अवस्था में यौन प्रवृत्ति का भी विकास धीरे धीरे होने लगता है। बच्चे में सुरक्षा की भावना जागृत होने लगती है। मतलब यह अवस्था क्या रहती है, तो इस अवस्था में परिवार से जो है वो
वो तो हो जाता है परिचित, लेकिन वो अन्य पारिवारिक जो कार्य वो भी करने लगता है और उसमें यौन प्रवृत्ति का जो है वो भी विकास होने लगता है। ठीक है, और बच्चों में सुरक्षा की भावना जो है वो भी जागृत होने लगती है तीसरी अवस्था में। अब है हमारी लास्ट अवस्था किशोरावस्था, जो कि हमारी लास्ट अवस्था है। यह अवस्था यौवन के प्रथम चरण में प्रारंभ होती है। यह व्यक्ति के जीवन की एक विशिष्ट अवस्था है। यह स्तर अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवस्था सामाजिक एवं मानसिक रूप से सर्वाधिक तनावपूर्ण होती है। मतलब इन्होंने क्या किया कि ये जो यौन अवस्था जो रहती है इसका प्रारंभिक चरण है और ये जो है व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था होती है जीवन की। इसमें जो रहता है व्यक्ति को सामाजिक एवं मानसिक रूप से जो होता है सबसे अधिक तनावपूर्ण जो है होती है। ठीक है, इस स्तर में बच्चे को परिवार के सदस्य से ही नहीं वरन पड़ोसी, विद्यालय, सपटे आदि में भी समायोजन करना पड़ता है। इस अवस्था में उसे अनेक नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उसे नए नए अनुभव भी होते हैं तथा सांस्कृतिक मूल्यों तथा व्यक्तियों के अनुभव द्वारा किशोर में आत्मनियंत्रण की भावना भी पैदा होती है। मतलब ये एक ऐसी अवस्था रहती है किशोरावस्था जिसमें बच्चों को क्या पड़ता है अपने परिवार के संग दूसरे अदर जो लोग हैं उनसे भी समायोजन जो है करना पड़ता है और इस अवस्था में उसे नई नई परिस्थितियों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है और उसे नए नए जो है अनुभव भी प्राप्त होते हैं। ओके, तो ये तो था हमारा पॉइंट जिसमें कि हमने पढ़ा कि कौन कौन सी अवस्था जो है वो होती है। अब जो है इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक या फिर लास्ट पॉइंट जो है वो है सामाजिकरण के प्रमुख साधन। ठीक है, तो इसके 4 साधन जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो साधन है वो होता है परिवार। परिवार क्या है? ठीक है, तो परिवार जो है यह सामाजिकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था होती है। इसका प्रभाव प्राथमिक, स्थायी तथा आंतरिक होता है। ठीक है, बच्चा प्रारंभ से ही परिवार के सदस्यों से प्रभावित होता है तथा उनका अनुकरण करने का प्रयास करता है। सदस्यों का परस्पर प्रेम, स्नेह, त्याग, मार्गदर्शन, नियम, परंपरा, आदर्श आदि सभी बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। इन प्रक्रियाओं से उसके आत्म का विकास होता है। बच्चा अधिकतर अपने परिवार के प्रतिरूपी होता है। मतलब परिवार, इसमें क्या होता है कि सबसे पहली जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है? परिवार निभाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति में जितने भी गुण होते हैं वो किससे आते हैं? उसके परिवार से आते हैं। क्योंकि उनके प्रेम, स्नेह, उनके जो मार्गदर्शन है इससे ही क्या करता है, बालक जो है अपने व्यक्तित्व को जो है प्रभावित करता है और इससे ही वो सब कुछ सीखता है। ठीक है, तो पहला साधन क्या हो गया सामाजिकरण का प्रमुख साधन? परिवार। दूसरा साधन क्या है? दूसरा साधन आता है क्रीड़ा समूह। मतलब जो बच्चा जब बाहर जाता है खेल कूदने के लिए तो वो वहाँ के जो अपने मित्र होते हैं उनसे जो सीखता है वो। ठीक है, तो परिवार के बाद बालक का संपर्क अपने खेल साथियों से होता है। मतलब पहला परिवार, दूसरा कौन? उसके खेल के साथी। इसके बीच बच्चों को अनुकूलन करना पड़ता है जो विभिन्न आदर्श, रुचियों, स्वभाव में होते हैं। इन बच्चों के बीच सदैव उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। यह विशेषता उसे इच्छाओं का दमन करने का प्रशिक्षण देती है। खेल में जीतना और हारना बच्चे के 2 महत्वपूर्ण सामाजिक गुण उत्पन्न करते हैं, अर्थात दूसरों पर शासन करना या नेतृत्व करना या कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं दूसरों के अनुसरण करना। मतलब कि क्रीड़ा क्षेत्र में जो है, क्रीड़ा समूह में जो है बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, वहाँ पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं होती, चलता हारना जीतना ये सब जो है वो क्रीड़ा समूह में जो है सीखता है। ठीक है, तो दूसरा सामाजिकरण के साधन क्या है? क्रीड़ा समूह। अब तीसरा है शैक्षणिक समूह। मतलब विद्यालय, जहाँ पर वो पढ़ने जाता है वहाँ पर। ठीक है, शिक्षण काल में बच्चे के नवीन विचार उत्पन्न होते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, नए नए विचार जो है वो आते हैं। आदतों का निर्माण होता है, नई नई आदतें आती है जो जीवन भर उसके व्यक्तित्व के अभियंग बनी रहती है। जो क्या रहती है, जो आदतें उसमें जो आती है वो क्या रहती है, जीवन भर उसके साथ रहती है। बच्चों को विद्यालय में अपने से भिन्न आयु, लिंग के सदस्यों से अनुकूलन करने की आवश्यकता होती है। मतलब बच्चा जब विद्यालय जाता है तो उसकी आयु से भिन्न जो लोग होते हैं उससे क्या करना पड़ता है, अनुकूलन की जो है आवश्यकता जो है वो होती है। इससे उसकी अभियोजनशीलता में वृद्धि होती है। इन संस्थाओं में ही बच्चे में समायोजनात्मक ज्ञान की वृद्धि होती है। यही ज्ञान उसे उचित, अनुचित, वास्तविक, सिद्धांतिक तथ्यों के बीच भेद करना सिखाता है। मतलब ये जो अवस्था होती है इसी से बच्चे को क्या ज्ञान होता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इन सब में जो है वो जो है भेद कर पाता है, मतलब अंतर कर पाता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट पॉइंट है जो कि है विवाह। विवाह क्या है? तो वैवाहिक जीवन के आरंभ में ही
व्यक्ति को अपने और अपने जीवन साथी के बीच एक नया संतुलन स्थापित करना पड़ता है। विवाह के पूर्व पति पत्नी पृथक पृथक विचारधाराओं, आदर्शों, रहन सहन, प्रथाओं के बीच अपना जीवन व्यतीत करते आते हैं, लेकिन विवाह के बाद दोनों ही मनोवृत्तियों में एक रूपता आ जाना आवश्यक है। विवाह संस्था व्यक्ति में पारिवारिक कल्याण और उत्तरदायित्व की भावना का विकास करती है। ये सभी दिशाएं सामाजिकरण में सहायक है। मतलब कि विवाह क्या करते हैं, तो जब विवाह जो होते हैं वो दो लोगों के बीच होता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इन दोनों ही जो पति पत्नी रहते हैं इनकी क्या रहती है, विवाह करने से पहले इन दोनों का रहन सहन, इनके आदर्श, इनकी जो विचारधारा रहती है वो अलग रहती है, लेकिन विवाह करने के बाद इनमें क्या आ जाती है, एक रूपता आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार सामाजिकरण में जो साधन है मुख्य वो कौन कौन से हैं, तो ये 4 है, जिनमें कि हमने पढ़ा परिवार, क्रीड़ा समूह, शिक्षण संस्थाएं और विवाह। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन था सामाजिकरण वो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारे चैनल से ज़रा भी हेल्प होती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।